नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम आप लोगों के बीच फिर से लेके आए हैं बिहार बोर्ड हमारी दुनिया कक्षा 8 का ये भूगोल का बुक है। हमारी दुनिया ये बुक का नाम है और ये बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का बुक का ये मृदा भूमि एवं संसाधन अध्याय का ये दूसरा भाग है। इसके पहले मैंने इसके आधे भाग को ऑलरेडी पढ़ाया है, इसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट होगा बिहार बोर्ड हमारी दुनिया नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाके देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगे। तो इससे पहले के अध्याय को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ लेंगे। आज हम लोग भारत में मृदा पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट देने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी ऑल पे क्लिक कर दें, तभी मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और भी दूसरे विषयों को पढ़ने के लिए, इस 8 क्लास के दूसरे विषय को पढ़ने के लिए भी हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से जाके आप दूसरे विषयों को भी पढ़ें, देखें, उसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करते हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं। तो क्या है भारत में मृदा? सुखविंदर ने कहा हमारा देश भारत तो बहुत विशाल है, फिर तो सभी मृदा यहाँ पाई जाती होंगी। अब ये जो मृदा पाई जाती है ये हमारे देश का नक्शा है। हमारा देश भारत है, यहाँ भारत की मृदाएं किस किस मृदा को किस किस तरह से इंडिकेट किया गया है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह का जो आकृति बना हुआ है उसको कह रहा है ये पर्वतीय मृदा है। और ये जो लाइन वाला माइनस के तरह का चिन्ह लगा हुआ है ये क्या है? जलोढ़ मृदा है। तो इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इस क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इस तरह के और भी जो मृदाएं पाई जाती है वो यहाँ पे दर्शाया हुआ है, यहाँ पे दर्शाया हुआ है, यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ये जो एल टाइप से लिखा हुआ है ये मृदा क्या है? ये लाल मृदा है। लाइन वाली क्या है? ये जलोढ़ मृदा है। ऊपर से तीर के तरह का निशान बना हुआ क्या है? वो पर्वतीय मृदा है। क्रॉस वाली जो चिन्ह है वो क्या है? वो काली मृदा को दर्शाता है। तो इस क्षेत्र में जो भी राज्य पाए जाते हैं वहाँ क्या होता है? काली मृदा पाई जाती है। और लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे ये एल तरह से आकृति बना हुआ है, ये एल तरह का जो आकृति बना हुआ है इसमें क्या होता है? ये लाल मृदा पाई जाती है। काली मृदा इस क्रॉस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जहाँ जहाँ पूरा ब्लैक किया गया है वो लेटेराइट को दर्शाता है। और शुष्क मृदा जहाँ पे 0 बना हुआ है वो शुष्क मृदा है। तो आप भारत के मानचित्र को देखते हुए फिर से इस मानचित्र को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस स्टेट में, किस किस प्रांत में या हमारे देश के किस भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है। इसका आप 1-2 बार खुद से अपने हाथों से मैप बनाएंगे और उसको कलर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से जगह में किस किस तरह की मृदाएं पाई जाती हैं। अब देखिए, सुरेश ने कहा भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो यहाँ कितने तरह की मृदाएं पाई जाती है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जलोढ़ मृदा देश की सभी नदी घाटियों में पाई जाती है, यानी नदी के किनारे का जो क्षेत्र होता है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वहाँ पे क्या है? जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर, और पुराने को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। काली मृदा एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। काली मृदा कैसे होती है? एल्यूमिनियम और लौह के यौगिक जो मिले हुए हैं उस मृदा में, इस वजह से वो काली है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में यह मृदा अधिक पाई जाती है।
लाल एवं पीली मृदा पर्वतीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लाल मृदा और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। ये लाल मृदा में सिर्फ क्या होती है? सिर्फ लोहे का अंश होता है और काली मृदा में एल्यूमिनियम और लौह यौगिक मिले होते हैं। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निच्छलन की प्रक्रिया से होती है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपने इस पॉइंट पे अध्ययन कर लिया। इसको एक बार, दो बार, चार बार आप पढ़ेंगे तो फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी करने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, मृदा अपर्दन एवं संरक्षण। अपर्दन मतलब मृदा का क्षरण होना, मतलब मृदा का ह्रास होना। क्या है? मीरा बोली, मिट्टी के निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन नदियों का पानी अपने साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी बहाकर ले जाती है। इस तरह तो धीरे धीरे सारी मृदा कटकर समुद्र में चली जाएगी। सलमा बोली, पेड़, पौधे, झाड़ियाँ एवं घासों की जड़ें मृदा को पकड़ कर रखती है, जिससे मृदा का अपर्दन नहीं होता है। मृदा क्या होता है? बारिश के साथ या बारिश में जब बाढ़ का पानी आता है तो उसके साथ मृदा पानी में घुल के और पानी के करंट के साथ, उसके तेज के साथ, उसके धार के साथ वो कट के अपर्दित होके और दूसरे जगहों पर चली जाती है। उसको बचाने के लिए क्या चाहिए? पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, घास की जड़ें मृदा को पकड़ के रखती हैं, वो टाइट रहती हैं, जिस वजह से मृदा का अपर्दन कम होता है। लेकिन पेड़, पौधे आदि के जड़ सहित कटने से वहाँ की मृदा ढीली पड़ जाती है, जिससे आसानी से अपर्दन हो जाता है। मृदा अपर्दन की दर को प्रभावित करने में जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं मुख्य हैं। मृदा अपर्दन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं? जलवायु, अगर किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहाँ मृदा अपर्दन होगी। वनस्पति विस्तार, जंगल का विस्तार किस तरह से है। स्थल रूप, वहाँ की जो स्थलाकृति है वो कैसी है। भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं, मनुष्य के द्वारा क्या कुछ किया जाता है उस पर निर्भर करता है मृदा का अपर्दन। सुरेश ने कहा, बिल्कुल ठीक। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवनें और वैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपर्दन ज़्यादा होता है। तेज पवनें या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपर्दन होता है। क्या होता है? देखिए, तेज पवन, जब गर्मी के दिनों में बहुत तेज हवाएं चलती है तो मृदा का जो ऊपरी भाग होता है वो धूल के रूप में उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, या फिर पानी का बहुत तेज बहाव होने से मृदा अपर्दित होती है। जैसे कि मैदानी या चौरस मतलब समतल क्षेत्र में सतही अपर्दन होता है, मतलब उस सतह से पानी के साथ या फिर हवा के साथ वो उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। जबकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्रालिका व अवनालिका अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन के कारण मृदा में मौलिक गुणों एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फसलों, फलों एवं साग सब्जियों के उत्पादन पर भी पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मृदा अपर्दन। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन, बह उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। क्या है मृदा अपर्दन? तो मृदा का हवा के साथ या पानी के साथ बह के, कट के, उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, यही मृदा का अपर्दन कहलाती है। इसलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय करने पड़ेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में
समोच्च रेखी खेती करना होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखी खेती का मतलब है कि छोटे छोटे ढलान पर खेतों को बना के खेती करना, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना, पर्वत पठार के जो ढलान हैं उस पे पेड़ों का लगाना, बंजर भूमि पर घास लगाना, फसल चक्र तकनीक को अपनाना, एक फसल के बाद दूसरा फसल, दूसरे फसल के बाद तीसरा फसल, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, जैविक खाद का प्रयोग करना। जैविक खाद से भी हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। सुखविंदर बोल उठा, चलो हम अपने मिट्टी के खिलौने को सूखने दें, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे कि मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका हमें संरक्षण करना है। हमको बेवजह का मिट्टी को इधर से उधर नहीं करना चाहिए। अब देखिए जल संसाधन, जल के बारे में अब क्या दिया जा रहा है। गर्मी की छुट्टी में सीमा और रवि अपनी नानी के घर गए। नानी घर नदी के किनारे था। दूर दूर तक फैले रेत में कूदना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। सीमा ने रवि से कहा, भैया देखो ना, बरसात में कितना पानी इस नदी में नज़र आता है, परंतु गर्मी में तो कहीं पानी नज़र ही नहीं आता। रवि ने बताया, देखो सीमा, जल प्रकृति की अमूल्य देन है। क्या तुम्हें मालूम है कि जल कैसे बनता है? देखिए, जल संसाधन, जल को जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो जल का उपयोग जब करते हैं तो ये भी हमारे संसाधन हैं, लेकिन हमको ये नदियों से प्राप्त होते हैं, ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं और वर्षा के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन ये हमको प्राप्त होते कैसे हैं, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, विभिन्न महासागरों में जल की मात्रा। प्रशांत महासागर में जल की मात्रा कितनी है? अटलांटिक महासागर में जल की मात्रा कितनी है? हिंद महासागर में जल की मात्रा कितनी है? और आर्कटिक महासागर में जल की मात्रा कितनी है? इसके बारे में ये एक आंकड़ा है। सीमा ने कहा, नहीं भैया आप ही बताइए। रवि बोला, वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। आप अगर रसायन शास्त्र को थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप H2O ये जरूर सुने होंगे, जो जल का रासायनिक नाम है। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इन दोनों को आपस में जब क्रिया कराया जाता है तो हमको जल प्राप्त होता है। और जल को अगर आप अलग करना चाहेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। तो जब आप रसायन अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें आप इस चीज़ का अध्ययन कर पाएंगे। यह जल तरल, गैस एवं ठोस तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जल नहीं मिला है। इस जल का पृथ्वी पर सबसे बड़ा भंडार महासागरों में है, जिसमें प्रशांत महासागर में 49.9 है, अटलांटिक महासागर में 25.7%, हिंद महासागर में 20.9% तथा आर्कटिक महासागर में 3.9% शामिल है। इन महासागरों का पानी नमकीन या खारा होता है, जो सामान्य उपयोग के लायक नहीं होता है। हम इस पानी को नहीं पी सकते हैं, इस पानी से हम स्नान नहीं कर सकते हैं। स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये जल नदी, झील, तालाब एवं भूमिगत हिस्सों में पाया जाता है। हम जो जल का उपयोग करते हैं वो जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नदी से, झील से, तालाब से, या फिर भूमिगत यानी ज़मीन के अंदर जो जल है उसी जल का हम उपयोग करते हैं। अब देखिए, जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसमें बताया गया है। रवि ने सीमा से पूछा, सीमा बताओ तो जल के क्या क्या उपयोग हैं? सीमा बोली, हम पानी का उपयोग पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, शौच निपटाने, भोजन बनाने एवं बागवानी तथा खेती के कार्यों में करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निर्माण कार्यों में भी पानी का उपयोग होता है। रवि ने कहा, इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल पर ही निर्भर हैं, जैसे रसायन उद्योग एवं बोतल बंद मिनरल वाटर उद्योग। आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त महासागरीय जल का उपयोग जल चक्र से संबंधित
समुद्र मार्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। जल का उपयोग सिर्फ हम लोग कपड़े धोने, पानी पीने या फिर घर मकान बनाने या फिर कल कारखाने चलाने या फिर बिजली संयंत्र चलाने के लिए ही नहीं, हम इस जल के माध्यम से यातायात को भी करते हैं। तो ये जल एक हमारा यातायात का भी साधन है। समुद्र में बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती है, नदियों में भी जहाज़ें चलती है, नावें चलती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को ले जाते हैं और सामानों को भी ले जाते हैं। तो जल का उपयोग हम यातायात के रूप में भी करते हैं। देखिए, जल चक्र यह एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, वहाँ बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बहकर पुनः महासागरों में चला जाता है और फिर से वाष्पन और बादल निर्माण तथा वर्षा की क्रिया होती रहती है। क्या है ये जल चक्र है। जल चक्र क्या है? समुद्र में जो जल है उस पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो धीरे धीरे वाष्पित होके भाप के रूप में धीरे धीरे वो आसमान में चला जाता है और वहाँ से बादलों के रूप में संघनित होके फिर से वर्षा के रूप में हमारे पृथ्वी पर जब बारिश होती है तो हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है। वो जल खारा नहीं होता है, क्योंकि जब वाष्पित होता है जल तो उसमें उसका जो नमक है वो समुद्र में ही रह जाता है। सिर्फ जल ही वाष्प बन के बादलों के रूप में आसमान में चले जाते हैं, और जब वो हमारे पृथ्वी पर वो बारिश होती है तो हमें शुद्ध जल के रूप में वो हमको प्राप्त होता है। ये जल चक्र है जो हमें फिर से दोबारा प्राप्त हो जाता है। जल का वितरण। जल का वितरण कैसे है? देखिए, सीमा ने कहा पृथ्वी पर क्या सभी जगह बराबर जल हैं? तो पृथ्वी पर सभी जगह बराबर जल नहीं है। किस रूप में जल हैं? अब देखिए, महासागरों में 97.3% कुल पानी इस पृथ्वी पर जितना है उसका 97.3% पानी महासागरों में ही मिलता है। बर्फीले क्षेत्र में जो आप बर्फ़ देख पा रहे हैं उसमें जो पानी है वो 2.0% है। भूमिगत जल कितना है? 0.68% है। और लवणीय झील जो है वो क्या है? 0.009% है। स्थलीय समुद्र एवं झील ये 0.009% है। वायुमंडल में 0.0019% है। नदियों में 0.0001% है। कुल ये 100% हो गया। तो हमारे यहाँ उपलब्ध जल का 97.3% जल जो है वो कहाँ है? समुद्र में ही है। रवि बोला नहीं, यह बात नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के कुल आयतन का 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। 2% बर्फ के चादर के रूप में पाया जाता है। मात्र 1% जल नदियों, झीलों, तालाबों एवं भूमि के नीचे है जो हमारे पीने के काम आता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? जल की उपलब्धता अधिक है। भारत में जल संसाधन का वितरण काफ़ी आसान है और समान है। भारत में विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है, जिसके लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल की ही उपलब्ध है। हमारे देश में नदियों का जाल है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक है। जल संकट। सीमा बोली, भैया लेकिन मैं तो देखती हूँ कि लोगों को पीने के लिए दूर दूर से जल ढोकर लाना पड़ता है, क्या जल की कमी है? रवि ने कहा हाँ, लेकिन जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका नवीकरण जल चक्र द्वारा स्वतः प्रकृति में होता है। पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल मात्र 1% से भी कम है। इसका वितरण तो असमान है ही, जल प्रदूषण भी तेजी से हो रहा है, भूगर्भीय जल स्तर भी कम होता जा रहा है, इसलिए जल धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से वृद्धि दर से पानी की जरूरत में दोगुनी वृद्धि आई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में विश्व के अधिकांश देश जलाभाव से ग्रसित होंगे।
ये जो जल है इस पृथ्वी पर, जो हम जल का उपयोग करते हैं पीने के काम में, जो जल को लाते हैं, वो जल क्या है, 1% ही जल है जिसका हम पीने में उपयोग कर पाते हैं। और इस जल को भी हम प्रदूषित कर देते हैं, नालों में, खेतों में गंदे पदार्थ को बहा के हम उसको दूषित कर देते हैं और वो पीने लायक नहीं होता है। आप देखते हैं कि नालों में पानी बह रहा है लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं है। जल तो है, नदियों में जो पानी बह रहा है वो पानी तो है, मगर वो पीने लायक पानी नहीं है। उसको पीने से पहले हमें शुद्ध करना पड़ता है। जल की कमी के कारण, अब देखिए जल की कमी का क्या कारण है। सीमा ने पूछा, भैया आखिर जल की कमी का कारण क्या सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना ही है? रवि बोला, नहीं, यह तो सिर्फ एक कारण है। इसके अतिरिक्त जल का अति दोहन, जल का दुरुपयोग, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में बहुमंजिली इमारतों का अंधाधुंध निर्माण इत्यादि भी इसके प्रमुख कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है परंतु वे प्रदूषित हैं। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित हैं परंतु वहाँ जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। सीमा बोली, भैया जल प्रदूषण का क्या मतलब है, इसके कारण क्या है? अब देखिए रवि क्या कह रहा है कि जल में स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। जल प्रदूषण कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जल हमारे पीने के लायक नहीं रह गया, उस जल को हम प्रदूषित जल कहेंगे। अब वो प्रदूषित जल कैसे होगा? घरेलू कूड़ा कचरा हम क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं। नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल, नालों में बहने वाला जो शहरों का दूषित पानी है वो नदियों में जाके नदियों के जल को भी दूषित कर देता है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, कल कारखानों से निकलने वाले गंदे कचरे नदियों में बहा दिए जाते हैं जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, जिसको हम पी नहीं पाते हैं। परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं, समुद्र मार्ग से या नदियों के रास्ते से जब हम परिवहन चलाते हैं, यातायात चलाते हैं, तो उसमें होने वाली दुर्घटनाएं उस जल को दूषित कर देती है। तो ये 4 कारक हैं जल को दूषित करने वाले। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटना, दिमागी विकृति इत्यादि। सीमा बीच में ही बोल पड़ी, भैया तब तो हमें पानी पीने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ज़रूर हमको स्वच्छ जल पीना चाहिए, जैसे तैसे जल को हमको नहीं पीना चाहिए। और हमें जल को स्वच्छ रखने के लिए हमको अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। रवि बोला, हाँ, हमें उपयोग करने से पहले देख लेना चाहिए कि जल कहाँ से आया है, वह कैसा है। सीमा बोली, भैया अगर स्वच्छ पेयजल की इतनी कमी है तब तो हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे बचा कर रखना चाहिए। रवि बोला, हाँ, हमें अपना जीवन बचाने के लिए जल को प्रदूषित होने से बचाना है, साथ साथ इसकी बर्बादी को भी रोकने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ तकनीक अपनाने की ज़रूरत है, जैसे वर्षा जल का संग्रह करना। जब आप घर बनाते हैं तो आपके घर के छत पर जो बारिश होती है उस पानी को आप पाइप के द्वारा नीचे लाके और नीचे एक टैंक बना के उसमें आप उस जल को संग्रहित रख सकते हैं। छत का वर्षा जल संग्रहित करना, जल का समुचित उपयोग करना। ये जो वर्षा जल संग्रहण की तकनीक है इसमें आप तालाबों का निर्माण करके भी वर्षा के जल को तालाब में सिंचित करके अपने भूमि के अंदर के जल स्तर को आप ऊपर कर सकते हैं, जल स्तर का लेवल आप ऊपर बना कर सकते हैं। जल का समुचित उपयोग करना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना। हम खेती के लिए सिंचाई जो करते हैं उसमें खेतों में ज़रूरत से अधिक मात्रा में पानी का उपयोग होता है। अगर हम तकनीक के उपयोग से इसमें पानी देंगे तो बहुत कम पानी में हम फसलों को पानी दे पाएंगे।
जल संरक्षण की महत्ता को बताना, प्राचीन जल संचयन की तकनीकों को अपनाना। सीमा बोली तब तो हम सबको इन सभी कार्यों का संकल्प लेकर जल संरक्षण हेतु प्रयत्नशील रहना होगा। रवि बोला, हाँ ऐसा कर ही हम अपना जीवन बचा सकते हैं, नहीं तो अगर हम अपनी आदतें नहीं सुधार पाए तो समझो अपना तथा अपनी अगली पीढ़ी का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। सीमा बोली, भैया मैं तो खुद ऐसा करूंगी तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहूंगी। रवि बोला, बहुत अच्छा, लेकिन चलो अब हम बालू पर दौड़ लगाएं। सीमा बोली, चलो भैया, दोनों बालू पर दौड़ने में मशगूल हो गए। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हमको मृदा का और जल का हमको संरक्षण करना चाहिए, हमको इसका बेवजह का दोहन नहीं करना चाहिए। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये भी आपको बना के हम इसके बाद वाले क्लास में अपलोड कर देंगे। अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाके इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, लेकिन जाते जाते आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो क्लास देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर में।